Hi friends, welcome back to Mentor Manthan. My name is Pooja and I'm an offline biology educator for past 8 years. So जो लोग अभी पहली बार इस चैनल पे आए हैं, I want to tell you कि recently I have started this channel to guide KVS, NVS, EMRS and DSSB teaching aspirants. एंड रिसेंटली अभी इस चैनल पे आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ जिसमें हम टीयर 2 EMRS NVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे थ्योरी सेशंस भी होते हैं प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है एंड बीच बीच में आई एम ट्राइंग टू कवर MCQs ऑल्सो. सो हमने ऑलरेडी थ्योरी प्लस आंसर राइटिंग का एक जो टॉपिक है एनिमल टिश्यू वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, सो यू मे गिव अ वॉच. एंड नाउ अब हम दूसरा टॉपिक शुरू कर चुके हैं, सेल, जिसका पार्ट 1 भी अपलोडेड है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. दिस इज़ पार्ट 2. ऑल्सो ये सीरीज़ पूरी बाइलिंगुअल है, सो इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, आप दोनों ही मीडियम्स के बच्चों को बेनिफिट होगा. सो नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक. ऑल्सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल कि ये जो टॉपिक है ये हमारा 9th स्टैंडर्ड में भी है और 11th में भी है. फ़र्क बस इतना है कि जो 11th में है इन्हीं टॉपिक्स को क्या करा है, एक एक पैराग्राफ एक्स्ट्रा मेंशन करके थोड़ा एक्सटेंडेड कर दिया है, जिसकी वजह से ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट हो जाते हैं अंडरस्टैंड करने में. बट आई थिंक कि हमें वो 11th का पार्ट करना भी कवर करना ज़रूरी है. तो मैंने पूरा 11th नहीं, लेकिन जितना मुझे लगता है कि आपको ज़रूरी है उतना इस वीडियो में इंक्लूड करा है. एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड डायग्राम्स, जो है मैंने इंक्लूड करे हैं. तो जब मैं आपको डायग्राम के रेफरेंस में एक्सप्लेन करूँगी तो प्लीज़ डायग्राम को आई रिक्वेस्ट यू कि आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, तभी आपको थ्योरी पार्ट जो है वो क्लियर होगा. सो कल जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें हमने कवर कर लिया था सेल का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है, डिस्कवरी क्या थी, उससे रिलेटेड और क्या डिस्कवरीज थी, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये सारे पार्ट्स जो हैं ये हमारे कवर हो चुके थे. नाउ आज हमने स्टार्ट करना है न्यूक्लियस या नाभिक के साथ. देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन. इसी तरीके से जो एक सेल होता है, कोशिका होती है, उसको जो कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला सेंटर होता है, उसको कहते हैं हम नाभिक या न्यूक्लियस. ठीक है. सो इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. ये सेल के बीचों बीच आपको मिलता है और ये कंट्रोल सेंटर भी होता है, यानी कि ये पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है. इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं कि ये सेल के मस्तिष्क की तरह कार्य करता है. देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, बहुत कम ऐसी कोशिकाएं हैं जिसके अंदर आपको ये नाभिक नहीं मिलता. अगर मैं जंतु कोशिकाओं की बात करूं, यानी कि एनिमल सेल की, तो जो आपकी लाल रक्त कोशिकाएं या रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर ये न्यूक्लियस या नाभिक नहीं पाया जाता. और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि हमारे रेड ब्लड सेल्स में एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है ना. अब वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या है, उसको ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है, जोड़ना है, ताकि वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे एक एक सेल और टिश्यू को प्रोवाइड कर सके. तो एरिया को बचाने के लिए, ठीक है, कि अगर न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है तो उस एरिया को कम करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए RBCs के अंदर क्या है, हमारा न्यूक्लियस नहीं होता. नेक्स्ट आता है उसके बाद प्लांट्स की. अगर मैं पादप कोशिकाओं की बात करूं तो पादप कोशिकाओं में आपने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा होगा. ठीक है, ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जो खाना और पानी जो है उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में. तो जो फ्लोएम होता है हमारा, उसके ना कुछ 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं. उसमें से एक पार्ट होता है सीव ट्यूब. अगर अभी आपको नहीं भी रिकॉल हो रहा तो कोई बात नहीं, जब हम प्लांट टिश्यू या पादपों तक पढ़ेंगे तब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. फिलहाल के लिए आपको ये जानना है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उसके अंदर भी एक टिश्यू होता है, सीव ट्यूब्स. ठीक है, एक सेल होता है, वहाँ पे आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता. तो ये 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चंस. इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या है, हमारे ना आसपास डबल मेम्ब्रेन होती है. जैसे आपने एक सेल के लिए पढ़ा कि सेल के बाहरी मेम्ब्रेन, जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन या आवरण होता है, वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली थी. इसी तरीके से जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के पास ना 2 कवरिंग होती है. ठीक है, जिसको हम नाभिक झिल्ली भी कह सकते हैं, परमाणु झिल्ली भी कहते हैं, या इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. तो जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी उसको क्या कहेंगे, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, यानी कि आंतरिक नाभिक झिल्ली. और जो बाहर वाली होगी उसको हम क्या कहेंगे, आउटर. जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि ये डबल, जो सबसे बाहर की आप आउटलाइन देखिए, ठीक है, जो सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये आपको डबल दिख रहा है ना, यही हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नाभिक झिल्ली है, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली.
अब देखिए कि जो आपने आउटर और इनर मेम्ब्रेन ये दोनों झिल्लियाँ देखी, इसके बीच में आपको कहीं कहीं पे गैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जो गैप होता है ना, इसको हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियर पोर्स है, यानी नाभिक के अंदर क्या है, छिद्र मौजूद होते हैं। अब पोर्स या छेद होने का मतलब क्या होता है, रास्ता बना रहा है। ये रास्ता किस लिए बनाया जाता है, ताकि जो न्यूक्लियस के अंदर का, नाभिक के अंदर का सामान है ना, उसको बाहर भेजा जा सके न्यूक्लियस से। और ये न्यूक्लियस से कहाँ जाएगा बाहर, साइटोप्लाज्म में जाएगा, यानी कोशिका द्रव्य में जाएगा। हो सकता है कि साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ न्यूक्लियस के अंदर आनी हो, या न्यूक्लियस से कोई चीज़ साइटोप्लाज्म के अंदर जानी हो, तो इसके लिए एक रास्ता बनाया जाता है। इन्हीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जगह छोड़ी जाती है, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, यानी कि नाभिक द्रव्य इस किस चीज़ को कहते हैं, या केंद्रक द्रव्य हम किस चीज़ को कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि सेल के बीचों बीच क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। पूरे सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरीके से जो न्यूक्लियस के अंदर भी, नाभिक के अंदर भी ना जेली जैसा फ्लूइड तरल पदार्थ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये वर्ड न्यूक्लियो कहाँ से आया, न्यूक्लियस से आया, और प्लाज्म तो क्योंकि ये मैट्रिक्स है एक तरीके से, ठीक है, फ्लूइड पार्ट है, इसलिए इसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म का, ठीक है। तो ये नाभिक के अंदर का फ्लूइड पार्ट जो है उसको कहते हैं। आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा। अभी तक हमने पढ़ा कि नाभिक जो होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है, ठीक है, यानी कि सेल को पूरे तरीके से नियंत्रित करता है। इसमें दो आवरण होते हैं, दो कवरिंग्स होती है, एक आउटर एक इनर कवरिंग। इन दोनों कवरिंग्स के बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे कि न्यूक्लियस से सामान साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य से सामान नाभिक के अंदर जो है यहाँ पे जा सके, राइट। और जो न्यूक्लियस का आपका मैट्रिक्स है, यानी कि जो फ्लूइड पार्ट है, तरल पदार्थ है, उसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म का। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। देखिए इसमें आपको बीच में धागे दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं, उलझे हुए से धागे। इन धागों को हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन सामग्री। अब ये भाई क्रोमैटिन है क्या, देखो क्रोमोसोम जो है वो आप सबको पता होगा, गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम में क्या क्या होता है, हमारा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो देखो जब भी किसी कोशिका को विभाजन नहीं करना होता, तब उसके अंदर ना ये क्रोमोसोम इस तरीके से उलझे हुए धागों की तरह बैठे होते हैं, जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। बट मान लो कि अब किसी कोशिका ने डिवाइड करने का सोचा, तब ये उलझे हुए धागे जिनको हमने क्रोमैटिन कहा है, ठीक है, ये ना ठोस हो जाते हैं, ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका डीएनए कहाँ बैठा है, तो डीएनए आपका कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस या नाभिक में होता है। क्यों, क्योंकि यही जो उलझे हुए धागे हैं यही क्रोमैटिन है। इनफैक्ट जब सेल डिवाइड होगा तो यही क्रोमैटिन आपके गुणसूत्र या क्रोमोसोम बन जाएंगे। और क्रोमोसोम में क्या क्या होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है। आप सबको पता है कि डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक सामग्री। डीएनए जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है, बच्चों में आता है माता पिता से। और जीन किसको कहते हैं, कुछ लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, जीन में। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि क्रोमैटिन ये उलझे हुए धागे हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा। जैसे ही सेल डिवाइड करता है तो यही क्रोमैटिन जो है आपका क्रोमोसोम या गुणसूत्र बन जाते हैं, ठोस बन के, सॉलिडिफाई करके। क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का। अब देखो क्या है ना कि पूरा का पूरा डीएनए आपका फंक्शनल नहीं है। कुछ डीएनए ही ऐसा होता है जो ये डिटरमाइन करता है कि अच्छा ये वाला पार्ट जो है ये आपकी आई कलर के लिए होगा, ये वाला जो डीएनए है ये कोड करेगा आपके किसके लिए, बालों के कलर के लिए, स्किन कलर के लिए। तो जो फंक्शनल पार्ट होता है ना डीएनए का, फंक्शनल सेगमेंट, यानी कि जो कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये जीन की सिंपल डेफिनेशन होती है कि द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, ठीक है। डीएनए के कार्यात्मक खंड को जीन कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखो कैसे ये क्रोमैटिन जो है क्रोमोसोम बन जाता है। देखिए ये डीएनए प्लस हिस्टोन्स क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये भी मौजूद होते हैं हमारी क्रोमोसोम में, ठीक है। तो ये ना पहले क्या है, ये उलझे हुए से धागे हैं, क्रोमैटिन है। लेकिन बाद में जब कोशिका ने ये डिसाइड करा कि मुझे डिवाइड होना है, तब ये कैसे सॉलिडिफाई हो गया और इसने क्या बना लिया, क्रोमोसोम या गुणसूत्र।
सो आपको न्यूक्लियस यानी कि नाभिक क्लियर है। अब एक और स्ट्रक्चर होता है, देखिए नाभिक जो था वो हमारे सेल के बीचों बीच बैठा था, सेंटर ऑफ द सेल में, लेकिन नाभिक के भी बीच में ना एक गोलाकार या स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, यानी सेल के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस या नाभिक, और नाभिक के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। ठीक, अब ये केंद्रिका जो है इसका क्या काम होता है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। यहाँ पे ना आपका आरएनए बनता है, एक प्रकार का आरएनए। डीएनए आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हैं कि आरएनए जो है वो डिफरेंट 3 टाइप्स के होते हैं, mRNA, tRNA, ठीक है, rRNA, ऐसे 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये वाला जो न्यूक्लियोलस है ना, इसके अंदर आपका rRNA बनता है। इट इज़ द साइट ऑफ rRNA सिंथेसिस। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 मार्क MCQ में पूछा जा सकता है कि विच इज़ द साइट ऑफ rRNA सिंथेसिस। rRNA कहाँ बनता है सेल के अंदर, तो ये आपकी केंद्रिका में बनता है, और केंद्रिका या न्यूक्लियोलस मौजूद होती है आपके नाभिक या न्यूक्लियस के बीचों बीच। अब नेक्स्ट देखिए, आपने नाम सुना होगा प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्रोक्रियोटिक या यूक्रियोटिक जीवों के बारे में। ये होते क्या है, देखो अभी हमने नाभिक के बारे में सब कुछ पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ना ये जो नाभिक की मैंने आपको 2 झिल्लियाँ बताई ना, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों मौजूद नहीं होती, और जो इसका जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक सामग्री थी हमारी डीएनए, ये इसी तरीके से सेल के बीच में क्या होता है, फैला हुआ पड़ा होता है। ठीक है, अभी हमारा तो क्या है, जेनेटिक मटेरियल अच्छे से न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, बाउंड्री मिली हुई है उससे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना ये न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है, मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, बाहरी और आंतरिक झिल्ली, ये मौजूद नहीं होती, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है इसी तरीके से बिखरा हुआ पड़ा होता है सेल के अंदर। तो ये जो ऐसा नाभिक या न्यूक्लियर रीजन होता है जो जिसके आसपास बाउंड्री नहीं होती, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव, ठीक है, जिनकी नाभिक के आसपास झिल्ली नहीं है और उनका जो ये आनुवांशिक सामग्री है यानी कि डीएनए है, जो आपने वो क्रोमैटिन फाइबर्स देखे थे कि इसी तरीके से बिखरे हुए फैले हुए हैं, इनको क्या कहते हैं, प्रोक्रियोट्स। और जिनमें ये नाभिक होता है, जिनमें नाभिक के अंदर आपका डीएनए मौजूद होता है, उसको क्या कहते हैं, हम यूक्रियोट्स कहते हैं। अब देखिए, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी पुरातन, और कैरियन वर्ड जो है उसका मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। यानी कि जो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उनका जो नाभिक है वो पुरातन है, प्रिमिटिव है, जबकि जो यूक्रियोट्स है, यू का मतलब होता है यूक्रियोट में ट्रू यानी कि वास्तविक, इनके अंदर क्या है, वास्तविक न्यूक्लियस या नाभिक जो है ये प्रेजेंट है। तो ये होता है मेजर डिफरेंस, जिस पे हमने जीवों को 2 भागों में बांट दिया, एक तो प्रोक्रियोट के अंदर और एक यूक्रियोट के अंदर। अब क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स में कि प्रोक्रियोट और यूक्रियोट के डिफरेंसेस बताइए और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इनके बीच में। सो अब हम वो देखते हैं। देखो, जो आपका प्रोक्रियोट है उसमें नाभिक को लेके जो पॉइंट है वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइज। जो हमारे प्रोक्रियोट ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनका साइज बहुत छोटा होता है, 0.1 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, जबकि जो यूक्रियोट्स होते हैं इनका साइज बड़ा होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। फिर आता है कोशिका अंग यानी कि ऑर्गेनल्स की बात करें। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कवर करना है वो यही है कि सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स या फिर अंग मिलते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, तो प्रोक्रियोट्स के अंदर ना कोई भी आपको झिल्लीबद्ध यानी कि ऐसा कोई ऑर्गेनल नहीं मिलेगा जिसके आसपास क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, जबकि यूक्रियोट्स में क्या है, आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या, हर एक ऑर्गेनल के आसपास ना अपनी एक बाउंड्री होगी, एक अपनी खुद की मेम्ब्रेन होगी जो उसे बाकी पार्ट्स के सेल से अलग कर रहा होगा। ठीक है, तो प्रोक्रियोट क्या है, पुराने टाइप का है, ठीक है, बहुत पुराना सेल है, पुराना ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यानी कि झिल्ली बंद अंगक नहीं मिलते, वेरएज यूक्रियोट में आपको मिलेंगे। नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो प्रोक्रियोट के अंदर कौन से सेल्स आते हैं हमारे, या कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी बॉडी में एक सेल होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि पूरा का पूरा जीव मात्र एक सेल से बना हुआ है, सॉरी। और यूक्रियोट की बात करूं तो यूक्रियोट में क्या होता है, एक सेल वाले भी आते हैं और बहुकोशिकीय भी आते हैं। ठीक है, एक सेल वाला ना, आप जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, तब पता लगेगा कि वो कौन सा फाइलम है, ठीक है, जो यूक्रियोट के अंदर आता है। फिलहाल
इतना याद रखना है कि यूकैरियोट के अंदर एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी आता है और एक से ज़्यादा वाला भी। प्रोकैरियोट के अंदर क्या आता है, सिर्फ एक सेल आता है। और प्रोकैरियोट का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं आपके सारे पादप, कवक, एनिमल्स, फंजाई, ये सब चीज़ें आती हैं। अच्छा, डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डीएनए में भी फ़र्क होता है। जो प्रोकैरियोट का डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, गोलाकार, वृत्ताकार जिसको कहेंगे, जबकि जो यूकैरियोट का होता है वो एक सीधा डीएनए होता है जिसको हम रेखीय या लीनियर डीएनए कहते हैं। ठीक, सो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, नाउ अब जो टॉपिक हमने शुरू करना है वो पढ़ना है हमने सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से हर एक कोशिका के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट कोशिका के भाग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो सेल के अंदर ना जिन्होंने अपना काम कर बांट रखा है। जैसे मैंने पहले पढ़ाया था आपको डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन, इन सब ने भी क्या कर रखा है कि अपना अपना काम बांट रखा है। ठीक है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, ठीक है, कोई सेल को साफ सफाई का काम कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, ये सारे ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं। ऑल्सो आपको एक बात याद रखनी है, मैंने क्या बताया, ये सारे ऑर्गेनल्स आपको किस में मिलेंगे, यूकैरियोट में मिलेंगे, जिनके आसपास झिल्लियां मौजूद होती है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, इस प्रकार से आपके डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी एम्पैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब आपको सेल के अंदर मिलती है। सबके आसपास अपनी मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और ये आपको अगर क्वेश्चन में पूछे कि कहाँ पाई जाती है तो आप कहोगे ये साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट सेल ऑर्गेनल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, देखिए इसकी लोकेशन क्या होगी, ये साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में मिलेगी आपको यूकैरियोटिक सेल के। इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, ये ना न्यूक्लियस से जुड़ी हुई, नाभिक से जुड़ी हुई होती है। अब ना ये डायग्राम देखो, इसमें आपको ब्लू कलर का हिस्सा दिख रहा है। ये ब्लू कलर का हिस्सा क्या है, आपका नाभिक था। सेल के बीचों बीच क्या था, नाभिक यानी न्यूक्लियस था। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये नाभिक की जो बाहरी झिल्ली होती है ना, उससे जुड़ी हुई होती है। आपको ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है, यही क्या है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और पीछे आपको एक और ऐसे लंबी लंबी से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वो भी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। अब ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, दो डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक आपको जो वो पीछे लंबी लंबी सी दिख रही है, और एक इस तरीके से जो आपको ट्यूब्स की तरह दिख रही है, नलिकाओं की तरह दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस या नाभिक से जुड़ा हुआ होता है। ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, या तो ट्यूब्स की तरह होता है या वो वेसिकल्स लंबे लंबे जो दिख रहे हैं उनकी तरह होता है। ठीक है, अब ना इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रफ, ठीक है, और एक होता है स्मूथ। एक होती है चिकनी हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और एक होती है रफ यानी कि खुरदुरी। अब देखिए, जो येलो वाली है उस पे आपको बॉल्स या डॉट्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको क्या कहते हैं हम, राइबोसोम। ये क्या कहलाते हैं, राइबोसोम्स। तो वह अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि वैसी वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स स्टडेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, रफ, क्योंकि ये दिखने में कैसी लग रही है, खुरदुरी सी लग रही है। जबकि जो वो पीछे वाली है जहाँ पे स्मूथ मेंशन करा हुआ है, वहाँ पे कोई राइबोसोम्स नहीं है, वो चिकनी दिखाई देती है। दैट इज वाई हम इसको क्या कहते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। सो अब आता है कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। देखिए, जो रफ वाली होती है यानी कि जो खुरदरी है जिसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, ये क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स। तो हम कहते हैं कि प्रोटीन का निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बात करें तो एक्चुअली में कौन कर रहा है, यही जो राइबोसोम्स आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए हैं, वही एक्चुअली में आपके प्रोटीन का निर्माण या सिंथेसिस करते हैं। जबकि अगर मैं स्मूथ वाले की बात करूँ, जो चिकनी है, वो आपके लिपिड्स मतलब फैट्स या वसा जो है उसका काम करते हैं। और इसके अलावा स्मूथ वाली का, चिकनी वाली का एक और काम होता है कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं ना, हानिकारक पदार्थ हमारे लिवर के अंदर, लिवर की कोशिकाओं के अंदर, तो ये उसको क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, निष्क्रिय करते हैं। तो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़े। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, और यही राइबोसोम्स जो हैं वो हमारे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रफ वाली हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका है वो एक्चुअली में क्या बना रही है, प्रोटीन। और जो स्मूथ वाली है वो फैट या फिर वसा का निर्माण करती है। और यकृत यानी कि लिवर के सेल्स के अंदर ये जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का, निष्क्रिय करने का काम करते हैं।
नाउ जो नेक्स्ट हमारी सेल ऑर्गेनल है वो है गोल्जी बॉडी, या इसको हम गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं। सबसे पहले तो इसकी डिस्कवरी या खोज जो है वो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने करी थी, एंड दैट इज़ वाई इसका नाम जो है इन्हीं के नाम पर दिया गया है, कैमिलो गोल्जी। ठीक है। और ईयर की बात करें तो 1898 जो है वो डिस्कवरी का ईयर था। ये एनसीईआरटी 11th में मेंशन्ड है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं देखिए इसकी डेफिनेशन के लिए, तो उसको समझते हैं। आपको ये फिगर देखिए कैसा दिख रहा है। इसमें ऐसा लग रहा है ना कि कुछ बैग जैसे स्ट्रक्चर्स हैं या थैलियों जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और ये एक के ऊपर एक रखे गए हैं, जैसे कॉइन्स होते हैं ना, सिक्के होते हैं, सिक्कों का ढेर होता है, उसी तरीके से ये एक के ऊपर एक बैग टाइप स्ट्रक्चर्स जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये वेसिकल्स एक के ऊपर एक रखी गई हैं, और ये सारी की सारी वेसिकल्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि इनके आसपास क्या है, झिल्ली मौजूद है। तो ये जो पूरा एक इसका स्टैक होगा, या जिसको हम कहते हैं ना कि ये पूरी एक गड्डी सी होती है, इस पूरे स्टैक या गड्डी का नाम होता है सिस्टर्न्स। ठीक है, इसको कहते हैं सिस्टर्न्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये सिस्टर्न कहलाएगी। अब देखो, अभी आप पढ़कर आए हो ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, उसका काम क्या था, उसने बनाए कुछ चीज़ें, जैसे प्रोटीन और लिपिड बनाए। ठीक है, यानी उसने मैन्युफैक्चरिंग कर दी। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि उन प्रोटीन और लिपिड्स में कुछ खराबी हो, ठीक है, अच्छे जो है, ठीक है, सेल के काम के जो हैं उनको अलग सेपरेट करना हो, उसकी सॉर्टिंग करनी हो, फिर उनको एक अच्छी तरीके से पैकेज करके जहाँ पे भी उनका काम है वहाँ पे भेजना पड़े। तो ये सारा काम जो होता है ना, पैकेजिंग का, सॉर्टिंग का, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स का, यानी जो भी चीज़ें ईआर ने बनाई, ठीक है, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसकी सॉर्टिंग, पैकेजिंग, सेपरेशन, ये सारा काम कौन करता है, हमारा गोल्जी अपैरेटस करता है। एंड दैट इज़ वाई गोल्जी बॉडी जो है ये ईआर के पास पाई जाती है। जैसे ईआर किससे जुड़ा हुआ था, न्यूक्लियस से। ये ईआर से जुड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन ये उसके पास पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें ना दो सतह होती है, यानी दो फेसेस होते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा, ऊपर वाला फेस कहलाता है सिस फेस, और नीचे वाला कहलाता है ट्रांस फेस। ठीक, सिस फेस के दो और नाम होते हैं, कनकेव भी कहते हैं हम इसको, यानी कि अवतल सतह, या फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, यानी घटन सतह। जबकि जो ट्रांस होता है उसको हम कॉन्वेक्स या उत्तल, और मैच्योरिंग या परिपक्व फेस जो है इस नामों से भी जानते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर है। सो नाउ लोकेशन आपको पता लग गई कि ये आपको साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में मिलेगा। कहाँ, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिका जो है उसके पास में। फंक्शन भी मैंने आपको बता ही दिया कि इसका काम क्या होता है, जो भी प्रोटीन और लिपिड आपके ईआर ने बनाए हैं उसको मॉडिफाई करना, ठीक है, सॉर्टिंग करना, और उसकी पैकेजिंग करने का काम होता है। सिमिलरली जैसे कि कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है, फिर उसकी टेस्टिंग के लिए हम किसी और जगह भेजते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग जो है वो कहीं और होती है, वेयर हाउस वगैरह में, और फिर आप उसको प्रोडक्ट जो है, आप जब उसको ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो वो वेल पैकेज्ड होकर आता है। ऐसे ही तो नहीं आ जाता ना, उसमें 2-3 कार्डबोर्ड लेयर की पैकेजिंग होती है। तो ऐसे ही जो भी प्रोटीन लिपिड्स बने, ठीक है, इनकी भी पैकेजिंग होती है सेल के अंदर बाहर जाने के लिए। सो गोल्जी बॉडी जो है वो हमारी एक ऐसी ऑर्गेनल है जो ये काम करता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी के ना दो और फंक्शंस होते हैं। एक तो आपके एक सिंपल शुगर्स जो होती हैं उससे कॉम्प्लेक्स यानी जटिल शुगर बनाने का काम भी गोल्जी बॉडी करता है। सरल से जटिल शुगर बनाने का काम गोल्जी बॉडी कर रही है। ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, यानी कि लेयनकाय, हमारी अगली ऑर्गेनल जो हम पढ़ने वाले हैं ना, लाइजोसोम्स, उसका निर्माण ये गोल्जी बॉडी करती है। और ये क्वेश्चन भी कई बार 1 मार्क में पूछा गया है कि लाइजोसोम्स या लेयनकाय जो है कौन बनाता है, कौन उसकी फॉर्मेशन करता है। सो दैट इज योर गोल्जी बॉडी। आई होप गोल्जी बॉडी क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन टू लाइजोसोम्स। देखिए, लाइजोसोम्स जो होते हैं ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। ये सारी ही ऑर्गेनल्स या अंग क्या है, सबके आसपास झिल्ली है, यानी कि ये मेम्ब्रेन बाउंड है। कहाँ मिलेगी, साइटोप्लाज्म में मिलेगी सेल के। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ पाचन एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसका फंक्शन क्या है अभी हम पढ़ेंगे। ठीक, अब इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, इसकी डिस्कवरी करी थी क्रिश्चियन डी ड्यूव ने 1955 में। ठीक है, एंड देन फंक्शन ऑफ लाइजोसोम, क्या काम है लाइजोसोम या लेयनकाय का। देखो, सेल जो है ना, हमें उसे क्लीन रखना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी सेल के अंदर मान लो कोई उसका और भाग यानी कि कोई और अंग, सेल ऑर्गेनल खराब हो जाता है, ठीक है, तो उसकी साफ सफाई करने का काम, उसको डिस्पोज करने का काम, यानी कि उसको अपशिष्ट निपटान प्रणाली वाला जो काम होता है ना, किसी भी चीज़ को डिस्पोज करना, ब्रेक डाउन करना, ठीक है, वो काम कौन करता है, हमारा लाइजोसोम्स करते हैं।
कैसे करते हैं? अभी मैंने बताया कि इसके अंदर ना कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी पाचन वाले एंजाइम्स होते हैं जो चीज़ों को डाइजेस्ट यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं, और ये एंजाइम्स कहलाते हैं हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो दैट इज़ वाई एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि लाइसोसोम्स जो हैं उनको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम या अपशिष्ट निपटान प्रणाली क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कोई भी अगर सेल के अंदर फॉरेन मटेरियल आ जाता है बाहर से, या ऐसा कोई हिस्सा सेल का जो खराब हो चुका है, सड़ गल चुका है, ठीक है, तो उसके डिस्पोज का काम जो है हमारे लाइसोसोम्स करते हैं। सेकंड, हम इनको ना सुसाइड बैग्स भी कहते हैं या आत्मघाती बैग्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस सेल का ये हिस्सा है, मान लो अगर वो सेल ही खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, अब वो सेल किसी काम का नहीं रहा, तो ये क्या करेंगे, ये बर्स्ट हो जाएंगे, ये फट जाएंगे, और जो इनके अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट है ना, ये खुद के उसी सेल को, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे। तो इसलिए इनको हम सुसाइड बैग्स के नाम से भी जानते हैं। तो लाइसोसोम्स में जो सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पढ़ने के, एक तो ये कि ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का काम करते हैं, अपशिष्ट निपटान प्रणाली, और दूसरा ये आत्मघाती बैग यानी कि सुसाइड बैग्स होते हैं। ऑल्सो याद रखना ये बनते कहाँ हैं, अभी पढ़ाया था गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी जो है वो इनकी फॉर्मेशन का काम करता है। देखिए, नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारी वैक्यूल या रिक्तिका। तो वैक्यूल की डिस्कवरी करी थी एंटोन वैन ल्यूनहॉक ने। इसके लोकेशन की बात करूं तो ये आपको प्लांट और एनिमल यानी पादप और जंतु कोशिकाएं दोनों में मिलेगा, बट फ़र्क क्या है कि प्लांट सेल में ना ये बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, 50 to 90%, और एनिमल सेल के अंदर इसका साइज़ क्या है, काफ़ी छोटा होता है। डेफिनेशन देखें तो ये ना आपको थैलियों की तरह दिखेगा या बोरियों की तरह, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोरेज सैक्स। अब स्टोरेज से ही नाम पता लग रहा है कि इसका मतलब ये चीज़ों को संग्रह या स्टोर करने का काम करता है, जैसे कि सॉलिड या लिक्विड कंटेंट्स, ठोस या तरल पदार्थ। ऑल्सो क्योंकि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो ये आपको किस में मिलेगा, सिर्फ यूकैरियोट के सेल में। एंड जो इसकी मेम्ब्रेन है ना, इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसके आवरण का एक स्पेशल नाम है जो सबको याद होना चाहिए, दैट इज टोनोप्लास्ट। वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इट इज़ कि टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, टोनोप्लास्ट जो है वो किसकी सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वैक्यूल की सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। सो इट इज़ टोनोप्लास्ट। देन कम्स फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। फंक्शन क्या क्या है, देखो मेन फंक्शन तो इसका ना स्टोरेज का होता है, चाहे पानी स्टोर करने का, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व स्टोर करने का, या वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, ऑल्सो प्लांट सेल्स के अंदर ना, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा होता है, तो ये प्लांट सेल को क्या कर रहा है, रिजिडिटी यानी मजबूती प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ वैक्यूल। देखो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो बीचों बीच उसके एरिया को ऑक्यूपाई करता है, इसलिए हम इसको सेंट्रल वैक्यूल यानी केंद्रिक रिक्तिका कहते हैं, और ये 50 to 90% एरिया यानी कि उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके बैठा है। ठीक है, ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस प्लांट और एनिमल वैक्यूल के बीच में ये होता है कि जो प्लांट वैक्यूल्स है ना वो परमानेंट होते हैं, स्थायी रूप से होते हैं, वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो प्लांट के सेल में मिलेंगे। वेरएज अगर मैं एनिमल या जंतु रिक्तिका की बात करूं तो ये बहुत टेम्पररी होते हैं, जब ज़रूरत होती है तब ये बनते हैं, अदरवाइज आपको ये प्लांट सेल्स के अंदर नहीं मिलते। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटिस्ट यानी कि संवहनीय वैक्यूल। ये ना आपको प्रोटिस्टा में मिलता है। अब प्रोटिस्टा क्या है, एक किंगडम है, ठीक है, एक साम्राज्य है जो हम पूरा जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण जीवों का, तो उसमें पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा के अंदर ही हमारे अमीबा और पैरामीशियम आते हैं। तो इनमें ना जो वैक्यूल होता है उसका नाम होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या संवहनीय वैक्यूल। ये क्या करता है कि जो भी चीज़ जैसे एक्सेस पानी है या वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी से बाहर निकालने के लिए होता है, ठीक है, और ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि परासरण संतुलन। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको किस में मिलता है, तो आपका आंसर होगा प्रोटिस्टा, या हो सकता है कि आपको ऑप्शन में दे रखा हो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ऐसे करके, तो आपको बताना है कि ये अमीबा और पैरामीशियम में मिलते हैं। नेक्स्ट आता है फूड वैक्यूल इन एनिमल सेल्स। देखो जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर एक फूड वैक्यूल होता है, ठीक है, इनफैक्ट प्रोटिस्टा जो होता है, अगेन अमीबा एंड पैरामीशियम, इनमें भी होता है। अब ये फूड वैक्यूल क्या करता है, फेगोसाइटोसिस में मदद करता है। फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के बारे में हमें इस चैप्टर के एंड में डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल मैं बस इतना बता दूं कि फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जब भी कोशिका के बाहर कोई सामान होता है, ठीक है, उसको जब कोशिका को अंदर लेना होता है, अपने सेल के अंदर लेना होता है, तो वो क्या करता है कि अंदर भी लेना हो सकता है, कुछ बाहर भी देना हो सकता है, ठीक है। तो ये फेगोसाइटोसिस दो तरीके की होती है। तो इसमें क्या करता है, एक वैक्यूल बना लेता है, ठीक, वैक्यूल बना लेगा और उस वैक्यूल के सहारे चीज़ों को अंदर या बाहर करता है। सो इसको हम क्या कहते हैं, भोजन वैक्यूल या फूड वैक्यूल, और ये एनिमल सेल में भी मिलती है, और प्रोटिस्टा अगेन पैरामीशियम एंड अमीबा इसमें भी मिलती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वैक्यूल एंड रिक्तिका।
और नेक्स्ट ऑर्गेनल विच इज परऑक्सीजोम्स, इसकी डिस्कवरी भी क्रिश्चियन ड्यूव ने करी थी 1965 के अंदर। ठीक है, अब ये क्या होता है, स्फेरिकल यानी कि गोलाकार होती है, छोटी सी ऑर्गेनल होती है और इसमें भी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इसका जो बाहरी आवरण है वो भी एक सिंगल ही है। इसका मेन जो क्वेश्चन बनता है ना वो इसके फंक्शन से बनता है। देखो ये काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन का, यानी कि शरीर के अंदर से जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं ना, ठीक है, उनको कन्वर्ट करता है नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स में। ठीक, जैसे मान लो किसी ने शराब पी, ठीक है, अल्कोहल लिया, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जनरेट होंगे, तो उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या करता है, ये नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स में, नॉन टॉक्सिक यौगिकों के अंदर कन्वर्ट करता है। दूसरा, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स। नाउ फैटी एसिड्स या फैट्स जो होते हैं ये इनको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड तीसरा, जिससे 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना एक कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है और ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है बॉडी के लिए। तो इस पेरोक्सीसोम के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कैटालेज, और ये कैटालेज एंजाइम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ देता है पानी और ऑक्सीजन के अंदर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या था, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल था, लेकिन इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया पानी एंड ऑक्सीजन के अंदर। एंड ऑब्वियसली वाटर एंड ऑक्सीजन आर नॉट हार्मफुल टू द बॉडी। ठीक, देखो ये वाला टॉपिक 9th में पेरोक्सीसोम्स के बारे में मेंशन नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मेनली जो इसमें याद रखना, आप कुछ याद रखो या मत रखो, बस लास्ट वाला पॉइंट कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी और ऑक्सीजन के अंदर जो ब्रेक डाउन होता है वो कौन करता है, हमारा पेरोक्सीसोम। उसके अंदर एक एंजाइम होता है वो ये परफॉर्म करता है। एंड दूसरी चीज़ ये कि पेरोक्सीसोम का फंक्शन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है। ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट ऑर्गेनल, सेंट्रोजोम या तारककाय। देखिए ये ऑर्गेनल भी आपकी 9th की क्लास में मेंशन नहीं है, लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन इससे आ सकता है। इनफैक्ट 11th क्लास में तो इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, बट मैंने उतना इंक्लूड नहीं करा है यहाँ पे, बस मैंने इतना बताया इधर कि आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से सेल में होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। सो जो सेंट्रोजोम है ना, अभी तक आपने जितनी ऑर्गेनल्स पढ़ी उसके अंदर क्या देखा कि सबके आसपास एक झिल्ली यानी मेम्ब्रेन थी, लेकिन सेंट्रोजोम एक ऐसी ऑर्गेनल है, कोशिका अंग है, जिसके आसपास कोई झिल्ली नहीं होती और ये सिर्फ आपको एनिमल सेल्स में मिलेगी, यानी जंतु कोशिकाओं में मिलेगी, नाभिक के पास। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। ये जंतु कोशिकाओं के अंदर कोशिका विभाजन में मदद करती है। सो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऑर्गेनल एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर होगा सेंट्रोजोम। अब फिगर देखो, सेंट्रोजोम के अंदर आपको 2 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जैसे ये बेलन के जैसे ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको कहते हैं हम सेंट्रियोल्स। क्या, सेंट्रियोल्स। और ये दोनों सेंट्रियोल्स ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे होते हैं। दिख रहा है ना 90 डिग्री बन रहा है एंगल यहाँ पे। सो अभी के लिए तो हम सिर्फ सेंट्रोजोम इतना ही कवर कर रहे हैं, बट व्हेन इफ़ वी गेट द टाइम, और अगर हम 11th क्लास 12th क्लास भी कवर करेंगे तो वहाँ पे सेंट्रोजोम का पूरा कार्टव्हील स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन किया गया है, तो वो करना पड़ेगा, बट अभी इतना काफ़ी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ऑर्गेनल, राइबोसोम्स। देखो राइबोसोम्स आप सबसे पहले पढ़ा था हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका के अंदर, कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी खुरदरी, उसके साथ ऐसे कुछ स्मॉल, ठीक है, स्फेरिकल गोलाकार स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए थे, जिसको हमने क्या कहता है, राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स की विशेषता क्या थी, ये बनाता है प्रोटीन। ठीक है, तो इसलिए हम राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, कौन सी सेल ऑर्गेनल को, दैट इज राइबोसोम्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइबोसोम्स बनाती तो प्रोटीन है, बट ये खुद भी किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन और आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड की। देन थर्ड पॉइंट, अभी तक आप जितनी ऑर्गेनल्स पढ़कर आए हो वो सब किस में मौजूद थी, यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर। बट राइबोसोम जो है वो एकमात्र ऐसी ऑर्गेनल है जो कहाँ मिलेगी आपको, प्रोक्रियोटिक सेल में भी मिलेगी और यूक्रियोटिक सेल में भी मिलेगी। और राइबोसोम जो है ऐसी ऑर्गेनल है जिसके आसपास कोई झिल्ली नहीं होती। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कोई एक ऐसी सेल ऑर्गेनल या कोशिका अंग बताओ जो आपको प्रोक्रियोटिक सेल में मिलेगा और जिसके आसपास कोई मेम्ब्रेन या झिल्ली नहीं होती। सो योर आंसर विल बी राइबोसोम। बट
दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि कोई एक ऐसी सेल ऑर्गेनल बनाओ जो सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है। और एनिमल सेल कैसा होता है? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, बट उसके आसपास कोई मेम्ब्रेन या झिल्ली नहीं होती। तो उसका आंसर है हमारा सेंट्रोजोम, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। ये दोनों बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये दोनों एक तरीके के एक्सेप्शंस हैं। नाउ मूविंग ऑन टू डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम। देखो ये नाम भी मेंशन्ड है क्लास 11th एनसीईआरटी में, जॉर्ज एमएल पैलेड। इन्होंने डिस्कवर करा था राइबोसोम को सन 1955 में, ठीक है। तो आपको साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर की बात करें कि ये राइबोसोम जो है इसकी संरचना कैसी है, तो देखो आपको फिगर में दो अलग अलग यूनिट्स दिख रही है। एक आपको बैंगनी रंग की पर्पल कलर की दिख रही होगी और एक आपको लाइट पिंक कलर की दिख रही होगी। एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है। तो किसी भी राइबोसोम जो है ना उसकी दो यूनिट होती है, एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। अब ये लार्ज और जो स्मॉल सब यूनिट होती है, बड़ी और छोटी, ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में भी ना अलग अलग होती है। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन सी यूनिट्स हैं। सो देखो इसको मैंने एक टेबल फॉर्म में लिखा है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम में क्या अंतर है। देखो साइज का होता है सबसे पहले तो, जो प्रोकैरियोटिक का साइज होता है ना वो छोटा होता है, यूकैरियोटिक का बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक के साइज को हम कहते हैं 70S। एस जो होता है ना वो एक यूनिट है इसकी, ठीक है। और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो होते हैं 80S। अब आपने देखा कि हर एक राइबोसोम की दो यूनिट है। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है ना इसकी दो यूनिट्स होती हैं 50 और 30, यानी 50S और 30S। इसको कभी भी ऐड मत करना कि 50 + 30 तो 80 होना चाहिए था, नहीं, ठीक है। जो बड़ी यूनिट है वो 50 होगी और छोटी यूनिट 30 होगी। जबकि यूकैरियोटिक की जो बड़ी यूनिट होती है वो 60 और छोटी यूनिट क्या होती है 40। अगेन हमें इसको भी ऐड नहीं करना है। अब लोकेशन की बात करेंगे तो देखो अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो और कोई ऑर्गेनल या कोशिका अंग मौजूद ही नहीं है, यानी कि उसके अंदर तो ईआर यानी अंतःप्रतव्य जालिका भी मौजूद नहीं है। और हमने देखा था कि यूकैरियोटिक के अंदर तो ये ईआर से जुड़ी हुई थी। तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक में ये कहाँ बैठी होंगी? फ्रीली मिलेंगी आपको साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, यानी कोशिका द्रव्य के अंदर ये फ्रीली मिलेंगी एकदम। जबकि यूकैरियोटिक की बात करूं तो यूकैरियोटिक में ये 2-3 जगह पाई जाती है। यहाँ पे भी आपको ये साइटोप्लाज्म में मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा ये आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका खुरदुरी वाली थी उसके साथ भी मिलेगी। और दो और कोशिका अंग होते हैं जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। ये यहाँ पे भी मिलेगी। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है 4 जगह पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के अंदर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ। जबकि जो प्रोकैरियोटिक वाला है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है? साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। विद दिस आज की थ्योरी क्लास जो है वो हमारी यहाँ पे एंड होती है। नाउ मूविंग ऑन टू आंसर राइटिंग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज अ सेल विदाउट अ न्यूक्लियस कंपेयर टू अ फैक्ट्री विदाउट अ मैनेजर? ठीक है, बिना केंद्रक वाली कोशिका की तुलना बिना मैनेजर वाली फैक्ट्री से क्यों की जाती है? मेंशन वन स्पेसिफिक सेल इन द ह्यूमन बॉडी दैट लैक्स न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। और आपको ये बताना है कि मानव शरीर में एक ऐसी विशिष्ट कोशिका का नाम बताइए जिसमें परिपक्व यानी कि मैच्योरेशन होने पर केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। तो सबसे पहला तो ये देखो, जो इन्होंने एनालॉजी दी है, तुलना करी है कि न्यूक्लियस जो है, ठीक है, अगर क्या कहते हैं किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा तो उस सेल को हम ऐसे समझेंगे कि एक फैक्ट्री है जिसके अंदर मैनेजर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो हमारी बॉडी का क्या है? नियंत्रण केंद्र यानी कि कंट्रोल सेंटर है सेल का, ठीक है। इसके पास सेल की आनुवांशिक सामग्री यानी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और यही जो है न्यूक्लियस हमारा ये कोऑर्डिनेट करता है सेल की सारी एक्टिविटीज़, चाहे ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, मतलब बिना इसके जो है सेल अपने फंक्शंस परफॉर्म कर ही नहीं सकता। सो दैट इज़ वाई अगर एक ऐसा सेल है जिसके अंदर नाभिक या न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो आप उसको कंपेयर करोगे एक फैक्ट्री बिना मैनेजर के। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि आपको एक स्पेसिफिक सेल बताना है ह्यूमन बॉडी के अंदर जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता मैच्योर्ड होने पे। तो ये मैंने आपको जब न्यूक्लियस पढ़ाया अभी नाभिक तब बताया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसीज के सेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, पहले जब वो आरबीसी ब्लड सेल्स बनते हैं ना तब तो पहले उसके पास अपना न्यूक्लियस या नाभिक होता है, लेकिन जब वो मैच्योर परिपक्व हो जाती हैं तब उनका न्यूक्लियस जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना होता है,
हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग करवानी होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है उसको लेके जाना होता है बॉडी के हर एक सेल और टिश्यू के पास, जिससे कि एरिया जो है ज़्यादा मिले। दैट इज़ वाई न्यूक्लियस जो है इनके मेच्योरेशन पे, ठीक है, वो नहीं रहता। सो इट वॉज अ 2 मार्क क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। If lysosomes in a cell were to leak their contents into the cytoplasm, यदि किसी कोशिका के लाइसोसोम अपने अंदर के पदार्थों को कोशिका द्रव्य में लीक कर देते हैं तो सेल को क्या होगा। यार आपको पता है कि लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, पाचन एंजाइम्स यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो अगर ये एंजाइम्स, ठीक है, लीक कर देगा साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने हमारे सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, ये सब क्या होंगे, इवेंचुअली डाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इन सब का ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा, डिकम्पोज कर देगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट होता है वाई आर दीज ऑर्गेनल्स ऑफन कॉल्ड क्लीनिंग क्रू और सुसाइड बैग्स। ठीक है, इन्हें जो है हम सफाई दल क्यों कहते हैं, लाइसोसोम्स को सफाई दल क्यों कहते हैं या आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। आप सबको पता है क्यों, क्योंकि जब सेल अपना ही सेल खराब हो जाता है, जिस सेल का या जिस कोशिका का हिस्सा है लाइसोसोम, अगर वही सेल खराब हो जाए तो लाइसोसोम जो है फट जाते हैं और अपने एंजाइम्स के थ्रू उस पूरी कोशिका का डाइजेशन कर देते हैं। सो दैट इज वाई इनको सुसाइड बैग कहते हैं। और क्लीनिंग क्रू का मतलब ये साफ सफाई का काम करते हैं। जब भी सेल के अंदर मान लो कोई एक अंग, कोशिका अंग खराब हो गया है, तो उसकी साफ सफाई का काम भी कौन करता है, लेयनकाय हमारे लाइसोसोम्स करते हैं। दैट इज वाई दीज आर रेफर्ड टू एज क्लीनिंग क्रू और सुसाइड बैग्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 पॉइंट्स थे, हमने 3 पॉइंट्स को एक एक करके आंसर कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, कंपेयर द रोल एंड साइज ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स वर्सेस एनिमल सेल्स। तो आपको कंपेयर करना है जो वैक्यूल का साइज होता है पादप कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में। मेंशन 3 की फंक्शंस दैट वैक्यूल्स परफॉर्म इन प्लांट सेल। और पादप कोशिकाओं के अंदर जो ये हमारी रसधनिया या रक्त का वैक्यूल जिसको हम कहते हैं, इसके क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो 1 मार्क का जो है आपका कंपैरिजन हो गया साइज को लेके प्लांट सेल और एनिमल सेल में, और बाकी 3 मार्क्स में जो है आपको फंक्शन बताने हैं इस वैक्यूल के प्लांट सेल के अंदर। तो साइज के कंपैरिजन की बात करें तो देखो, आपको बताया मैंने कि पादप कोशिकाओं के अंदर जो वैक्यूल्स होता है उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है और वो सेल के 50 to 90% ऑफ वॉल्यूम जो है उसको कवर करता है, जबकि एनिमल सेल्स में ये बहुत छोटे होते हैं और टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। अब फंक्शंस की बात करें कि प्लांट सेल में इसका क्या फंक्शन होता है, तो सबसे पहले आता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। देखो, ये जो वैक्यूल्स होते हैं ना प्लांट सेल के अंदर, ये फुल ऑफ किससे होते हैं, सेल सैप, यानी इसके अंदर क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है। तो ये उसको क्या देते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, टर्जिडिटी कठोरता प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद होता है स्टोरेज। आपको पता ही है कि ये क्या करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को, ठीक है, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड चीज़ों को स्टोर करते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स, अमाइनो अम्ल हो गए, आपकी शक्कर, शुगर हो गई, ठीक है, कुछ और ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, ये सब स्टोर करने का काम हमारे वैक्यूल्स करते हैं। और लास्ट आता है वेस्ट मैनेजमेंट का। मैंने आपको टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स पढ़ाया था ना, कि जो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है उसके अंदर भी एक फूड वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी फूड वैक्यूल जो ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट में भी वैक्यूल हमारी मदद करता है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। अब इसमें क्या है, आप डायग्राम बना सकते हो, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिखा सकते हो किसका, अमीबा का, या फिर प्लांट जो सेल होता है ना वो बना के उसमें दिखा सकते हो कि 50 to 90% एरिया जो है उसके वैक्यूल ने घेर रखा है। एनसीईआरटी जो है उसके अंदर इसका डायग्राम मेंशन है, आप वहाँ से देख सकते हो। इसका हिंदी पार्ट जो है, हिंदी आंसर की एक्सप्लेनेशन, वो मैं अटैच कर देती हूँ। सो हेयर इज़ द हिंदी आंसर, हिंदी में इसका आंसर है। और देखो, जैसे मैं हर चीज़ को बोल्ड में लिख रही हूँ, ठीक है, और किसी भी आंसर को पार्ट्स में आंसर करने से पहले मैंने क्या करा है, उसकी हेडिंग दे दी है कि पौधों में उसके क्या कार्य है, फंक्शंस एंड प्लांट्स क्या है उसका, फिर हर एक पॉइंट में भी उसकी हेडिंग दे दी गई है। तो अगर एग्जामिनर चाहे ना तो वो आपकी पूरी लाइन नहीं पढ़ेगा, वो इतना ही पढ़ लेगा कि अच्छा भंडारण यानी स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, स्फीति और कठोरता का मतलब ये इसे रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब ये जितना भी वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल जो है, वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता है। तो इस तरीके से ना आपको सिर्फ एक कहते हैं ना कि एग्जामिनर की एक झलक में पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो पूरा पूरा रीड भी नहीं करेगा ना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से कोशिश करना कि हर एक आंसर में आप हेडिंग्स दे सको।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गोल्जी अपैरेटस इन अ सेल। गोल्जी उपकरण का सेल के अंदर, कोशिका के अंदर क्या रोल होता है वो बताना है। एंड व्हाट वुड हैपन टू द सेल इफ गोल्जी अपैरेटस वर रिमूव्ड। अगर आप मान लो गोल्जी उपकरण को हटा देते हो सेल से, तो सेल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं। फंक्शन मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोटीन्स जो है हमारे लिपिड्स, वसा, प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका ने बनाया, उसकी पैकेजिंग का काम, उसके संशोधन का काम, मॉडिफिकेशन का काम और उसके डिस्पैच करने का काम, ये सारा कहाँ होता है, हमारे गोल्जी अपैरेटस में होता है। ठीक है। देन उसके बाद दूसरा फंक्शन इसका क्या था, ये सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बना रहा था, है ना, ये सरल से जटिल शर्करे बना रहा था। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिमूवल, अगर आप इसको हटा देते हो तो क्या होता है। देखो इसका एक और फंक्शन क्या था, लाइजोसोम जो है वो बनाना था। तो अगर गोल्जी अपैरेटस ही हटा दोगे तो लाइजोसोम या लेनकाई नहीं बनेंगे। और लाइजोसोम का क्या काम होता है, वो वेस्ट डिस्पोजल का काम करता है। ठीक है, जो भी सेल की साफ सफाई का काम है वो लाइजोसोम कर रहा है। इसके अलावा वो सुसाइड बैग्स का काम कर रहा है, यानी कि जब सेल खराब हो गया है तो वो खुद बर्स्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेल की साफ सफाई है वो चीज़ नहीं हो पाएगी, वेस्ट मैनेजमेंट उसका अच्छे से नहीं हो पाएगा, और ना ही जो ये प्रोटीन और लिपिड्स की पैकेजिंग हो रही थी, मॉडिफिकेशन हो रहा था, ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ये सब कुछ भी नहीं हो पाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने उस हिसाब से आंसर कर दिया, बट इसमें आप डेफिनेटली डायग्राम ड्रॉ करोगे, वेल लेबल्ड डायग्राम मैंडेटरी है। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन दूंगी जिसको आप खुद प्रैक्टिस करोगे लिखने के लिए। एंड ऑल्सो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जो मेरे व्यूवर्स है उसमें से सिर्फ 20% व्यूवर्स ने चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है, 80% व्यूवर्स ने नहीं करा है। सो आई हाईली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको हेल्प मिल रही हो। इट विल मोटिवेट मी कि मैं और भी अच्छे कंटेंट के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ आऊँ। सो येस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।